का जिन बच्चों का एग्जाम था उनका फर्स्ट शिफ्ट में 605 बच्चों ने डेटा दिया, तो भाई 60 एवरेज स्कोर बन रहा है 100 में से। और यहाँ 60, ये भी लगभग 60 है और ये लगभग 56 है, तो यानी 1 जुलाई में 56 इस शिफ्ट में कम है, तो इसका मतलब ये पेपर हार्ड रहा होगा। अब इसको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलेगा। अब नॉर्मलाइजेशन इन तीनों शिफ्टों का नहीं होगा, सबका एक साथ होगा। तो सारी जो शिफ्ट है, सबसे आसान शिफ्ट कौन सी है वो देख लेते हैं। तो सबसे आसान मेरे को जो भी मैं सारी शिफ्टों में देखूं तो भाई ये सारी शिफ्ट हैं पूरी, तो इनमें सबसे आसान जो शिफ्ट मिली वो ये मिली, कौन सी? 4 जुलाई की सेकंड शिफ्ट। ये सबसे आसान शिफ्ट इसलिए क्योंकि इसका एवरेज स्कोर ज्यादा बना बच्चों का, 64.2455। अगर बच्चों नॉर्मलाइजेशन सिर्फ बढ़ने वाला हुआ, किसी का घटने वाला नहीं हुआ, दूसरी टाइप का जो मैंने बताया था 40 और 70 वाला, 30 बढ़ गए थे जिसमें, अगर वो टाइप वाला हुआ तो हर बच्चे के इस शिफ्ट को छोड़कर हर शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे, इस शिफ्ट को छोड़कर, इसमें ना घटेंगे ना बढ़ेंगे। तो अब देखो कितने कितने, यानी हर शिफ्ट को 64.2455 पर लाया जाएगा, इतना बनाना पड़ेगा। जैसे 40 को 70 बनाया था, तो 60.6 से 64.2 बनाने के लिए कितने नंबर ऐड करने पड़ेंगे इसमें, घटा के देख लिया, तो 3.607, यानी ये नॉर्मलाइज स्कोर बनाना है सबका। ये बच्चे का एवरेज रॉ मार्क्स आ रहा है, तो भाई इस शिफ्ट वाले बच्चे को ये मार्क्स मिलेंगे, 1 जुलाई की सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे को ये मार्क्स मिलेंगे, 1 जुलाई की थर्ड शिफ्ट वाले बच्चे को बहुत सारे मार्क्स मिल रहे हैं, 3 जुलाई को 2 जुलाई का इसमें डेटा ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो 3 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में इतने नंबर बढ़ रहे हैं, 3 जुलाई की सेकंड में इतने, 3 जुलाई की थर्ड में इतने, और सबके इतने इतने बन रहे हैं। इनको जोड़ोगे ना इनके साथ तो यही आएगा, क्योंकि सबको नॉर्मलाइज कर दिया, तो ये नंबर बढ़ रहे हैं, ये नंबर बढ़ रहे हैं यहाँ। तो जो मैक्सिमम नंबर बढ़ा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये सारी शिफ्टों में ये नंबर बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए इस शिफ्ट में ये, तो सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट को मिला, हालांकि 8 पॉइंट का एक और में भी था, तो भाई 12 जुलाई की सेकंड शिफ्ट को, और भी है एक 8 पॉइंट समथिंग का यहाँ भी है, तो ये शिफ्ट भी हार्ड थी 4 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट को। अगर इतनी सारी शिफ्टों में सिर्फ 8 का नॉर्मलाइजेशन है तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था पेपर में, इसका मतलब ये है थोड़ा मोड़ा ही अंतर था। तो यानी मैथ्स हर शिफ्ट का ही हार्ड था, बच्चों ने बताया था, तो लगभग उन्होंने वही लेवल मेंटेन रखा है हर शिफ्ट में। ठीक है बच्चों, ये सारा आपका डेटा बोल रहा है, मैं कुछ नहीं इसमें बोल रहा हूं, जो भी आपका डेटा बता रहा है मैं आपके सामने उगल रहा हूं। 90 प्लस 4 जेन्युइन बच्चों का स्कोर इसमें था जो आपने गूगल डेटा भेजा, 85 प्लस 21 बच्चे थे, और 75 प्लस 1043 बच्चा था, और 70 प्लस 2708। यूं नहीं ये अलग नहीं, ये टोटल इन सबको जोड़ेंगे तो ये इसमें एड ऑन है, ठीक है। जैसे 2708 में ये जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, और जो इनसे अलग बचे तो 1700 कुछ, वो 70 से 75 के बीच के हैं, 71 से 75 नहीं, 70 से 75 के बीच, ये समझ लो, ठीक है बच्चों। तो इस तरह का ये डेटा यहां पर मिल रहा है। अब यहां 65 प्लस इतने बच्चे हैं, जो 11,000 बच्चों ने डेटा दिया उनमें 4,600 बच्चों के तो 65 प्लस मार्क्स हैं, तो यानी सारे बच्चे हमारे पास होशियार बच्चे ही डेटा दे रहे हैं अपना, ठीक है। तो इसका मतलब ये बच्चा होशियार ही एक्टिव है, जहां भी एक्टिव है ये बच्चा अच्छा ही एक्टिव है, ये पता लग रहा है। अब देखिए ये कट ऑफ नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा ये कट ऑफ है बच्चों, इसको कट ऑफ मत मानना, क्योंकि कट ऑफ ऐसे नहीं लगेगी, इसकी कट ऑफ जाएगी स्टेट वाइज और ट्रेड वाइज, स्टेट वाइज अलग और ट्रेड वाइज अलग, हर स्टेट की हर ट्रेड की अलग अलग कट ऑफ जाएगी। मैं तो पागल हो जाऊंगा अगर सारे ट्रेडों की कट ऑफ और वो भी अनुमानित बताने लगूं, ठीक है, तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो स्टेट वाइज और ट्रेड वाइज जाएगी कट ऑफ, जो बहुत ही मुश्किल होगा छांटना, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, ये कट ऑफ नहीं है, ये एवरेज मार्क्स है कैटेगरी वाइज, जिससे आप बहुत कुछ अंदाजा लगा लोगे, मैं भी सिखाऊंगा अंदाजा लगाना। जैसे जनरल कैटेगरी का 59.6 जो है एवरेज मार्क्स है, और ये 1603 बच्चों का डेटा है जनरल का। ये जो ट्रेड्समैन की जॉब है इसको सिपाही बोला गया है यहाँ, इसमें जो सैलरी वगैरह होगी बिल्कुल सिपाही वाले स्केल ही आपको मिलेंगे, कांस्टेबल वाले। इसमें योग्यता हो सकता है कम मांगी गई हो, लेकिन यहां पर सैलरी वाइज या पोस्ट वाइज उसको सिपाही ही बोला जाएगा, ये नोटिफिकेशन में भी लिखा है, ठीक है। तो लेकिन इसको ट्रेड्समैन होने की वजह से बहुत कम बच्चा जनरल का भरता है, इसका कारण वो मानते होंगे भाई हम तो ठीक है लोग हैं, हम क्यों ट्रेड्समैन का भरें। एससी वाले बच्चे, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, जॉब जॉब है, काम काम है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मैंने शुरू में बोला था फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। तो वो लोग थोड़ा ज्यादा भरते हैं क्योंकि उनको नौकरी की जरूरत है, और ये लोग थोड़ा हो सकता है कि यार नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, तो ठीक है मैंने भी बोला था यार बाकी फालतू के लोग मत भरना, जो नौकरी कर सकते हो वही फॉर्म भरना, ठीक है। तो 61.7 ईडब्ल्यूएस की ये, अब आप कहोगे सर ईडब्ल्यूएस ओबीसी तो यूआर से भी ज्यादा जा रहा है जनरल से, हाँ ये ज्यादा जा रहा है, पर ये कट ऑफ इनसे कम ही रहेंगी, क्योंकि जिस बच्चे की एज जनरल में जाती है तो ईडब्ल्यूएस का तो हर बच्चा जनरल की एज का ही होता है, तो ईडब्ल्यूएस कट ऑफ, मेरी बात नोट कर लेना, कभी भी जनरल से ज्यादा नहीं जाएगी, तो वही तो बच्चा है, तो इसको जो भी उस कट ऑफ को क्लियर करा होता है ये उसको उसमें डाल देते हैं, ठीक है। और इसको चाहे बराबर रख दें पर कम कभी नहीं, ज्यादा कभी नहीं रखेंगे ईडब्ल्यूएस को। अब ओबीसी वाला जो बच्चा है ये जो इस एज में आ रहा होगा वो सारा जनरल में ही काउंट होगा, इसलिए ये कट ऑफ कम हो जाती है, ठीक है। अब एससी की ये कट ऑफ का इतना अंतर मिलेगा ही देखने को आपको, एसटी में और एससी से भी 4-5 नंबर का मिलने वाला है। अब बच्चों ये अगर आप हिंदी भाषी स्टेट्स के हैं, हिंदी भाषी स्टेट, हिंदी स्टेट,
तो यहाँ तो कट ऑफ हो सकता है हिंदी स्टेट्स की, हिंदी स्टेट समझ गए ना, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, झारखंड को मैं थोड़ा अलग मानूंगा क्योंकि वहाँ थोड़ी कम जाती है कट ऑफ, बाकी एमपी है, दिल्ली है, या हरियाणा है, राजस्थान है, इन सब की कट ऑफ लगभग एक सी जाएगी। और इससे आप ये मान लो कि करीब करीब 10 से 12 नंबर प्लस हो सकती है, 10 से 12 नंबर प्लस हो सकती है इन राज्यों की कट ऑफ, हिंदी वाले राज्य। ठीक है, बाकी झारखंड जो सेकंड नंबर पे रखूंगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये थोड़ी कम ही जाएगी, ये हो सकता है 5-6 नंबर तक इसमें बढ़े। ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इस हिसाब से अपना मान सकते हो बच्चों, तो जनरल से आप 2-3 नंबर और डाउन कर लो अपने आप को, इससे ज्यादा नहीं। तो मैंने आपकी कट ऑफ की लिस्ट में बना नहीं सकता इसमें, क्योंकि अब आपके सर इस ट्रेड किया था, अब आप अपना नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद हरिओम में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सीआरपीएफ टेस्टमैन का रिज़ल्ट घोषित हो चुका है। तो आप सब लोग को मैं बता देता हूं कि कैसे देखना है रिज़ल्ट को। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग फटाफट अपना रिज़ल्ट चेक करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में कितने मार्क्स हैं आप सभी लोग प्लीज़ उसको बताना। तो चलिए दोस्तों, हम सब लोग देखते हैं इसके आगे की प्रोसेस, कैसे आप लोगों को अपना रिज़ल्ट देखना है। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जानकारी फेवरेबल, जैसे ही आप लोग अपने गूगल में सर्च करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है सीआरपीएफ टेस्टमैन रिक्रूटमेंट रिज़ल्ट 2023। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको देखिए सभी रिज़ल्ट जो आए हैं उनके बारे में बताया गया है, और इस पर आप जैसे ये क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे दे चुका है कि आप ऐसे आंसर की अभी से PDF इसकी आई है, और इसमें आप लोग अपना रोल नंबर देख सकते हैं, और जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप सब लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ पे आप देखकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद हरिओम में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सीआरपीएफ टेस्टमैन का रिजल्ट घोषित हो चुका है। तो आप सब लोग को मैं बता देता हूँ कि कैसे देखना है रिजल्ट को। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग फटाफट अपना रिज़ल्ट चेक करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में कितने मार्क्स हैं आप सभी लोग प्लीज़ उसको बताना। तो चलिए दोस्तों, हम सब लोग देखते हैं इसके आगे की प्रोसेस, कैसे आप लोगों को अपना रिज़ल्ट देखना है। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जानकारी फेवरेबल, जैसे ही आप लोग अपने गूगल में सर्च करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है सीआरपीएफ टेस्टमैन रिक्रूटमेंट रिज़ल्ट 2023। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको देखिए सभी रिज़ल्ट जो आए हैं उनके बारे में बताया गया है, और इस पर आप जैसे ये क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे दे चुका है कि आप ऐसे आंसर की अभी से PDF इसकी आई है, और इसमें आप लोग अपना रोल नंबर देख सकते हैं, और जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप सब लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ पे आप देखकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। का जिन बच्चों का एग्जाम था उनका फर्स्ट शिफ्ट में 605 बच्चों ने डेटा दिया, तो भाई 60 एवरेज स्कोर बन रहा है 100 में से, और यहाँ 60, ये भी लगभग 60 है, और ये लगभग 56 है, तो यानी 1 जुलाई में 56 इस शिफ्ट में कम है, तो इसका मतलब ये पेपर हार्ड रहा होगा। अब इसको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलेगा। अब नॉर्मलाइजेशन इन तीनों शिफ्टों का नहीं होगा, सबका एक साथ होगा। तो सारी जो शिफ्ट है, सबसे आसान शिफ्ट कौन सी है वो देख लेते हैं। तो सबसे आसान मेरे को जो भी मैं सारी शिफ्टों में देखूं तो भाई ये सारी शिफ्ट हैं पूरी, तो इनमें सबसे आसान जो शिफ्ट मिली वो ये मिली, कौन सी, 4 जुलाई की सेकंड शिफ्ट। ये सबसे आसान शिफ्ट इसलिए क्योंकि इसका एवरेज स्कोर ज्यादा बना बच्चों का, 64.2455। अगर बच्चों नॉर्मलाइजेशन सिर्फ बढ़ने वाला हुआ, किसी का घटने वाला नहीं हुआ, दूसरी टाइप का जो मैंने बताया था 40 और 70 वाला, 30 बढ़ गए थे जिसमें, अगर वो टाइप वाला हुआ तो हर बच्चे के इस शिफ्ट को छोड़कर हर शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे, इस शिफ्ट को छोड़कर, इसमें ना घटेंगे ना बढ़ेंगे। तो अब देखो कितने कितने, यानी हर शिफ्ट को 64.2455 पर लाया जाएगा, इतना बनाना पड़ेगा। जैसे 40 को 70 बनाया था, तो 60.6 से 64.2 बनाने के लिए कितने नंबर ऐड करने पड़ेंगे, इसमें घटा के देख लिया, तो 3.607, यानी ये नॉर्मलाइज स्कोर बनाना है सबका। ये बच्चे का एवरेज रॉ मार्क्स आ रहा है, तो भाई इस शिफ्ट वाले बच्चे को ये मार्क्स मिलेंगे, 1 जुलाई की सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे को ये मार्क्स मिलेंगे, 1 जुलाई की थर्ड शिफ्ट वाले बच्चे को बहुत सारे मार्क्स मिल रहे हैं, 3 जुलाई को 2 जुलाई का इसमें डेटा ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो 3 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में इतने नंबर बढ़ रहे हैं, 3 जुलाई की सेकंड में इतने, 3 जुलाई की थर्ड में इतने, और सबके इतने इतने बन रहे हैं। इनको जोड़ोगे ना इनके साथ तो यही आएगा, क्योंकि सबको नॉर्मलाइज कर दिया, तो ये नंबर बढ़ रहे हैं, ये नंबर बढ़ रहे हैं यहाँ। तो जो मैक्सिमम नंबर बढ़ा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये सारी शिफ्टों में ये नंबर बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए इस शिफ्ट में ये है, तो सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट को मिला, हालांकि 8 पॉइंट का एक और में भी था, तो भाई 12 जुलाई की सेकंड शिफ्ट को, और भी है एक 8 पॉइंट समथिंग का यहाँ भी है, तो ये शिफ्ट भी हार्ड थी 4 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट को। अगर इतनी सारी शिफ्टों में सिर्फ 8 का नॉर्मलाइजेशन है तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था पेपर में, इसका मतलब ये है थोड़ा मोड़ा ही अंतर था। तो यानी मैथ्स हर शिफ्ट का ही हार्ड था, बच्चों ने बताया था, तो लगभग उन्होंने वही लेवल मेंटेन रखा है हर शिफ्ट में।
ठीक है बच्चों, ये सारा आपका डेटा बोल रहा है, मैं कुछ नहीं इसमें बोल रहा हूं, जो भी आपका डेटा बता रहा है मैं आपके सामने उगल रहा हूं। 90 प्लस 4 जेन्युइन बच्चों का स्कोर इसमें था जो आपने गूगल डेटा भेजा। 85 प्लस 21 बच्चे थे और 75 प्लस 1043 बच्चा था और 70 प्लस 2708। यूं नहीं ये अलग नहीं, ये टोटल इन सबको जोड़ेंगे तो ये इसमें एड ऑन है। ठीक है, जैसे 2708 में ये जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, और जो इनसे अलग बचे तो 1700 कुछ, वो 70 से 75 के बीच के हैं, 71 से 75 नहीं 70 से 75 के बीच, ये समझ लो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का ये डेटा यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ 65 प्लस इतने बच्चे हैं, जो 11,000 बच्चों ने डेटा दिया उनमें 4,600 बच्चों के तो 65 प्लस मार्क्स हैं, तो यानी सारे बच्चे हमारे पास होशियार बच्चे ही डेटा दे रहे हैं अपना। ठीक है, तो इसका मतलब ये बच्चा होशियार ही एक्टिव है, जहां भी एक्टिव है ये बच्चा अच्छा ही एक्टिव है, ये पता लग रहा है। अब देखिए ये कट ऑफ नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा ये कट ऑफ है बच्चों, इसको कट ऑफ मत मानना, क्योंकि कट ऑफ ऐसे नहीं लगेगी, इसकी कट ऑफ जाएगी स्टेट वाइज और ट्रेड वाइज। स्टेट वाइज अलग और ट्रेड वाइज अलग, हर स्टेट की हर ट्रेड की अलग अलग कट ऑफ जाएगी। मैं तो पागल हो जाऊंगा अगर सारे ट्रेडों की कट ऑफ और वो भी अनुमानित बताने लगूं। ठीक है, तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो स्टेट वाइज और ट्रेड वाइज जाएगी कट ऑफ, जो बहुत ही मुश्किल होगा छांटना, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, ये कट ऑफ नहीं है, ये एवरेज मार्क्स है कैटेगरी वाइज, जिससे आप बहुत कुछ अंदाजा लगा लोगे। मैं भी सिखाऊंगा अंदाजा लगाना। जैसे जनरल कैटेगरी का 59.6 जो है एवरेज मार्क्स है, और ये 1603 बच्चों का डेटा है जनरल का। ये जो ट्रेड्समैन की जॉब है इसको सिपाही बोला गया है यहाँ। इसमें जो सैलरी वगैरह होगी बिल्कुल सिपाही वाले स्केल ही आपको मिलेंगे, कांस्टेबल वाले। इसमें योग्यता हो सकता है कम मांगी गई हो, लेकिन यहाँ पर सैलरी वाइज या पोस्ट वाइज उसको सिपाही ही बोला जाएगा, ये नोटिफिकेशन में भी लिखा है। ठीक है, तो लेकिन इसको ट्रेड्समैन होने की वजह से बहुत कम बच्चा जनरल का भरता है। इसका कारण वो मानते होंगे भाई हम तो ठीक है लोग हैं, हम क्यों ट्रेड्समैन का भरें। एससी वाले बच्चे, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, जॉब जॉब है, काम काम है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मैंने शुरू में बोला था फॉर्म भरते टाइम। ठीक है, तो वो लोग थोड़ा ज्यादा भरते हैं क्योंकि उनको नौकरी की जरूरत है, और ये लोग थोड़ा हो सकता है कि यार नहीं मैं नहीं काम नहीं कर सकता, तो ठीक है मैंने भी बोला था कि यार बाकी फालतू के लोग मत भरना, जो नौकरी कर सकते हो वही फॉर्म भरना। ठीक है, तो 61.7 ईडब्ल्यूएस की ये। अब आप कहोगे सर ईडब्ल्यूएस ओबीसी तो यूआर से भी ज्यादा जा रहा है जनरल से। हाँ ये ज्यादा जा रहा है, पर ये कट ऑफ इनसे कम ही रहेंगी, क्योंकि जिस बच्चे की एज जनरल में जाती है तो ईडब्ल्यूएस का तो हर बच्चा जनरल की एज का ही होता है, तो ईडब्ल्यूएस कट ऑफ, मेरी बात नोट कर लेना, कभी भी जनरल से ज्यादा नहीं जाएगी, तो वही तो बच्चा है। तो जिसको इसको जो भी उस कट ऑफ को क्लियर कर रहा होता है ये उसको उसमें डाल देते हैं। ठीक है, और इसको चाहे बराबर रख दें पर कम कभी नहीं, ज्यादा कभी नहीं रखेंगे ईडब्ल्यूएस को। अब ओबीसी वाला जो बच्चा है ये जो इस एज में आ रहा होगा वो सारा जनरल में ही काउंट होगा, इसलिए ये कट ऑफ कम हो जाती है। ठीक है, अब एससी की ये कट ऑफ का इतना अंतर मिलेगा ही देखने को आपको, एसटी में और एससी से भी 4-5 नंबर का मिलने वाला है। अब बच्चों ये अगर आप हिंदी भाषी स्टेट्स के हैं, हिंदी भाषी स्टेट, हिंदी स्टेट, तो यहां तो कट ऑफ हो सकता है हिंदी स्टेट्स की, हिंदी स्टेट समझ गए ना, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, झारखंड को मैं थोड़ा अलग मानूंगा कि वहां थोड़ी कम जाती है कट ऑफ, बाकी एमपी है, दिल्ली है, या हरियाणा है, राजस्थान है, इन सब की कट ऑफ लगभग एक सी जाएगी। और इससे आप ये मान लो कि करीब करीब 10 से 12 नंबर प्लस हो सकती है, 10 से 12 नंबर प्लस हो सकती है इन राज्यों की कट ऑफ, हिंदी वाले राज्य। ठीक है, बाकी झारखंड जो सेकंड नंबर पर रखूंगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये थोड़ी कम ही जाएगी, ये हो सकता है 5-6 नंबर तक इसमें बढ़े। ठीक है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी इस हिसाब से अपना मान सकते हो बच्चों, वो जनरल से आप 2-3 नंबर और डाउन कर लो अपने आप को, इससे ज्यादा नहीं। तो मैंने आपकी कट ऑफ की लिस्ट में बना नहीं सकता इसमें, क्योंकि अब आपके सर इस ट्रेड किया था, अब आप अपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मैं माताओं से पूछना चाहता हूँ कि बेटी नहीं पैदा होगी तो बहू कहाँ से लाओगी। हम जो चाहते समाज भी वही चाहता है। हम जो चाहते हैं समाज भी वही चाहता है। हम चाहते हैं कि बहू पढ़ी लिखी मिले, लेकिन बेटियों को पढ़ाने के लिए तैयार होते। आखिर यह दोपहरपन कब तक चलेगा? यदि हम बेटी को पढ़ा नहीं सकते तो शिक्षित बहू की उम्मीद करना बेईमानी है। जिस धरती पर मानवता का संदेश दिया गया हो वहाँ बेटियों की हत्या दुख देती है। यह अल्ताफ हाली की धरती है। हाली ने कहा था, माताओं बहनों बेटियों, दुनिया की जन्नत तुमसे है। ये उद्गार है भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो 22 फरवरी सन 2015 को हरियाणा के यहाँ पानीपत शहर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कर चुके। यह अभियान केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में से एक है।
अभियान की आवश्यकता। अब प्रश्न उठता है कि इस अभियान की जरूरत क्यों पड़ी। जाहिर है इसके पीछे कन्या भ्रूण हत्या के कारण देश में तेजी से घटता लिंगानुपात। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या मात्र 940। 0-6 वर्ष के आयु वर्ग का लिंगानुपात तो 1914 ही है। इस आयु वर्ग में सर्वाधिक चिंताजनक स्थिति चंडीगढ़ 867 और राजधानी दिल्ली 866 की है। संयुक्त राष्ट्र संघ की तो अनुमति और प्रतिदिन 2000 अजनबी कन्याओं की हत्या कर दी जाती है। कन्या भ्रूण हत्या के कारण भारतीय संस्कृति में यंत्र नायस्तु पूजनता रामते तंत्र देवदत्ता कहकर स्त्रियों की महत्ता बताई गई, परंतु वर्तमान समय में भारत के लोग इससे भूल चुके हैं। पुत्र को पुत्री की अपेक्षा श्रेष्ठ समझना तथा पुत्री को बोझ मानते हुए उसकी उपेक्षा करने की मानसिकता की प्रवृत्ति यह हुई है कि पुत्र को पैदा होते ही मार दिया जाता है। आधुनिक दौर में तो चिकित्सा के क्षेत्र में हुई तकनीकी उन्नति ने तो इस कार्य को और भी सरल बना दिया। अर्थात अब गर्भ में कन्या भ्रूण होने की स्थिति में उस प्रसव पूर्व ही मार दिया जाता है। यह हमारे पितृमातृ समाज का कटु सत्य है कि स्त्री को केवल एक वस्तु समझा जाता है और मनुष्य के रूप में उसे सदा कम करने आंका जाता। आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में उसकी उपयोगिता नहीं के बराबर समझी जाती है। सामाजिक और धार्मिक कार्य में उसकी उपयोगिता नहीं के बराबर समझी जाती है। माता पिता पुत्र को अपनी संपत्ति के रूप में देखते हैं, परंतु पुत्री उनके लिए बोझ होती है। यही कारण है कि भारत में कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति हावी है। कन्या भ्रूण हत्या समाज में लिंग अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो गया। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में तो अविवाहित युवक की संख्या बहुत बढ़ गई है। इन राज्यों में विवाह के लिए लड़कियां दूसरे राज्यों से लाई जाने लगी हैं। सुनने में तो यह भी आया है कि हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में तो लड़कियों की कमी के कारण एक ही स्त्री से एक से अधिक पुरुष विवाह कर रहे हैं। अभियान का लक्ष्य समाज से कन्या भ्रूण हत्या की कुप्रवृत्ति को मिटाने के लिए केंद्र सरकार ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार लड़कियों को बचाने व उनकी सुरक्षा करने और शिक्षित का लक्ष्य रखा है। यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार का लक्ष्य रखा है। कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन
मानव संसाधन कल्याण अभियान चलाए जा चुके हैं, उनके उत्साहक प्रमाण सामने नहीं आए। वास्तव में सत्य तो यह है कि इस संदर्भ में सरकार तब तक विशेष कुछ नहीं कर सकती तब तक एक संतुलित समाज की संरचना असंभव है। बेटियां समाज, परिवार और देश का गौरव होती हैं और इतिहास साक्षी है कि उन्होंने बार बार इस बात को सत्य सिद्ध किया है। अतः हमें कन्या भूषण हत्या की प्रवृत्ति को त्याग कर बेटियों को उनका अधिकार देना होगा। हर लड़ाई जीत कर दिखाऊंगी, मैं अग्नि में जलकर भी जीत जाऊंगी। चंद लोगों की पुकार सुन ली, मेरे पुकार न सुनी। मैं बोझ नहीं, भविष्य हूँ, बेटा नहीं पर बेटी हूँ। ये कंप्लीट हो गया। दूसरा पढ़ते क्या? अभी 7 ही मिनट का हुआ है। नारी ब्राह्मण विद्या है, श्रद्धा है कि शक्ति है, सद्गुण की खान है और वह सब कुछ है जो इस प्रकट विश्व में सर्वश्रेष्ठ के रूप में दृष्टिगोचर होता है। नारी वह, अरे यार तुम बढ़वा के था कि यहाँ थोड़ा बढ़वा 8 मिनट हुआ है। समाज से नारी की स्थिति, अरे चलने दो, आवाज़ नहीं आ रही। अरे ये पढ़ोगे, पढ़ तो ये स्त्री शिक्षा, नागरिक शिक्षा एवं स्वरूप भूमिका। कहा जाता है कि यदि एक पुरुष शिक्षक होता है तो केवल वही शिक्षित होता है, किंतु यदि एक स्त्री शिक्षित होती है तो 2 परिवार शिक्षित होते हैं। इसी कथन से स्त्री शिक्षा के महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है। समाज में जो परिवर्तन की लहर बन रही है, उसे देखते हुए जरूरी हो जाता है कि हर क्षेत्र में स्त्री को समान अधिकार मिले। यह स्त्री शिक्षा के बल पर ही संभव है। हालांकि सामाजिक विद्वानों ने महिलाओं का राजनीतिक अधिकार सामाजिक और धार्मिक आधार पर दिया है, लेकिन यह मात्र अधिकार प्राप्त होते ही उन्हें इन अधिकारों में लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता है। कानूनी उन्हें चुनाव में वोट देने का, चुनाव लड़ने और राजनीति मुद्दा ग्रहण करने का अधिकार भले ही ना दे दे, लेकिन यह उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। कानून महिलाओं को पिता की संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार दे सकता है, पर वह उनको अपने भाइयों से अपना हिस्सा लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कानून स्त्री को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार दे सकता है और उसे अपने पति को तलाक देने का अधिकार भी दे सकता है, लेकिन कितनी स्त्रियां इस अधिकार का प्रयोग कर पाती हैं? इसका कारण शिक्षक वे जरूरत नहीं होते और आज भी परंपरागत मूल्य का अपनाए हुए हैं। साहस की कमी होने पर साहसिक कदम उठाने से रोकती हैं। इसलिए शिक्षा ही इन्हें
उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण से संपन्न व्यक्ति की स्मृति बनाई गई है तथा उनकी अभिरुचि, मूल्य एवं भूमिका विषयक विचारों को बदलती है। प्राचीन काल में नागरिक शिक्षा की व्यवस्था। यदि हम भारतीय समाज के इतिहास का अध्ययन करें तो यह सृष्टि वाक्य होता है कि कुछ अधिकार कालखंड को छोड़कर या सामान्यतः स्त्री की शिक्षा एवं संस्कृति को महत्व प्रदान किया गया है। सृष्टि काल में औद्योगिक काल में नारी शिक्षा की व्यवस्था सच्ची शिक्षा के लिए पुरुषों भली भांति स्त्री ही शैक्षिक अनुशासन का अनुसार ब्रह्मचर्य या व्रत का पालन कर शिक्षा ग्रहण करती थी और पुरुषों के समान ही समाज में प्रतिष्ठित होती थी। विश्व में साहित्यिक या अनेक वीरोचित स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में नागरिक पुस्तक रचना, शासन तथा अध्ययन कार्य के रूप में उच्च शिक्षा का उपयोग करते हुए स्त्री के प्रेरित गर्मी और अनुसायी के नाम जागृत में प्रसिद्ध होता है। इसी दिन के नागरिक को सैनिक शिक्षा भी दी जा सकती है। इससे अतिरिक्त स्त्रियों को ललित काल, नृत्य, संगीत आदि के विधानों की शिक्षा भी दी जाती है। इसके बाद बौद्ध युग में ही स्त्री शिक्षा महत्वपूर्ण का विषय रही है। मध्य काल में मुस्लिम अभियान की संस्कृति के आगमन का साथ स्त्री का शिक्षा स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है। मृदा प्रथा के कारण स्त्री शिक्षक लगभग पूर्ति हो गई है। केवल अपवाद के रूप में प्रसिद्ध मूल्यांकन परिवार की महिलाएं ही घर पर शिक्षा ग्रहण करती हैं, लेकिन सामान्यतः महिलाओं की शिक्षा आदिकाल में सबसे दयनीय थी। हिंदू समाज में ही बाल विवाह, सती प्रथा जैसी अनेक कुरीतियों के कारण ब्रह्म संख्या नारी शिक्षा वंचित कर रही है। 19वीं शताब्दी में नारी शिक्षा का स्वरूप। 19वीं शताब्दी में नागरिक जागरण की चेष्टा पूरे शिक्षा में व्याप्त थी, इसलिए वैश्विक स्तर पर स्त्री शिक्षा में संदर्भ उल्लेखनीय प्रभावित हुआ है। भारत भी इसमें अछूता नहीं रहा है। इसके प्रभाव से भारतीय समाज में अनेक प्रवृत्तियों में समानता करने की कोशिश की जा रही। भारत में तेजी से प्रारंभ में हुई सामाजिक धर्म शिक्षा का आंदोलन में को दूर करके ही स्त्री शिक्षा में प्रवृत्त किया जा रहा है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लड़कियों की शिक्षा के लिए बंगाल में कई विद्यालय खुले हैं। 1882 में ईस्वी में भारतीय शिक्षा सहयोग इंटर कमीशन के द्वारा ब्रिटिश भारत सरकार की ओर से एक उत्कृष्ट सुझाव प्रस्तुत किया गया था, लेकिन रूढ़िवादी के कारण ये अधिक प्राधित तरीके क्रमकांतीय नहीं हो सकती। नारी उच्च शिक्षा की दृष्टि से 1887 में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समाज में दिल्ली में डेरी एडेड कॉलेज का समाज सुरक्षा कॉलेज द्वारा बनाई गई लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय खोले गए थे। इसी समय मुस्लिम स्त्रियों ने ही उच्च शिक्षा क्षेत्र में पदार्पण किया। स्त्रियों की शिक्षा के लिए उठाए गए कदम। स्त्रियों की शिक्षा के लिए उठाए गए कदम स्टार्ट है।
स्त्रियों की शिक्षा के लिए उठाया गया कदम। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्त्री शिक्षा संबंधी सुधारवादी कदमों की ओर तीव्रता मिलती। स्वतंत्र भारत में स्त्रियों की शिक्षा में भागीदारी की सुनिश्चित करने और उसमें सुधार करने के लिए निम्नलिखित शिक्षा कदम उठाए गए हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत सरकार ने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित देने के लिए स्कूल में 5 प्रशिक्षित महिलाओं अध्यापकों की नियुक्ति का प्रावधान किया। लड़कियों के लिए गैर औपचारिक शिक्षा केंद्रों की संख्या में वृद्धि की गई। महिला संख्या स्तरों की समस्या के लिए परियोजना प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य प्रत्येक गांव में महिला संघ के महिला की शिक्षा प्राप्त करने के लिए महिलाओं को तैयार करा। सजन करवाही द्वारा नवोदय विद्यालय में लड़कियों के लिए प्रवेश 28 तक सुनिश्चित किया गया। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के स्त्रियों को प्रवेश पर ध्यान दिया गया। ग्रामीण उत्कर्ष शास्त्र कार्यक्रम के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा में नामांकित लोगों से अधिकांश स्त्रियों की शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। इसके अतिरिक्त समय समय पर बनाई गई स्त्री शिक्षा संबंधित नीतियों में भी 1986 में स्त्री पुरुष समानता के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया, जो नवीन मूल्य को विकसित करेगी। इस नीति में स्त्रियों के विकास के लिए संक्रिया समाप्त करने के प्रारंभिक शिक्षा तक स्त्रियों की पहुंच संबंधी बाधाओं को हटाने तथा व्यावसायिक प्राविधिक एवं पेशेवर शिक्षा पाठ्यक्रमों में लिंग रूढ़ियों के स्थिर रूप को समाप्त करने के लिए गैर भेदभाव नीति अपनाने आदि पर जोर दिया गया। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों के फलस्वरूप आज स्त्री शिक्षा के स्तर सरकारी और गैर संगठनों के प्रयासों का फलस्वरूप आज स्त्री शिक्षा प्रशिक्षित होकर पुरुषों को समकक्ष स्वयं को सिद्ध करने के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण की समुदाय बनने से स्त्री पुरुष का भेद। तो हमारा वीडियो बना दो ना, चलो आगे से करना, आगे से हम पढ़ाई हम इस पर कर रहे हैं, आगे से ऐसे करते फोन है बुक है स्त्री हाँ गुड इस सरकारी और फोटो नहीं खींचनी है। डिस्प्ले शिक्षा में सुधार की आवश्यकता। इसको दबाए रहना। स्त्री शिक्षा में सुधार की आवश्यकता। उपचार किसी भी स्वस्थ एवं उत्तम समाज और सृष्टि के लिए आदि सब तो महिलाओं को योगदान परक आवश्यक है, लेकिन वे अपना प्रभावी विषय की उन्नति के लिए और उनके माध्यम से राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। महिलाओं की प्रगति ही समाज और देश की प्रगति का आधार है। विकास की समस्या समाधान। भारतीय किसान की समस्या। भारतीय किसान भारतीय कृषक की समस्याएं समाधान। भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि ग्रामीण व्यवस्था और कार्मिक जीवन संकेत बिंदु भूमिका दैनिक स्थिति के कारण सुधार के सरकारी प्रयास। कृषि भूमिका। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी है। देश के कुल श्रम शक्ति का आधे से अधिक भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका कमाते हैं। ब्रिटिश काल में भारतीय अरे मेरे में डॉक्टर नहीं है। अरे सर का ये खराब हो गया वीडियो देखें। अरे डिलीट नहीं करना। कहाँ इस पर गाना लगा दो, कोई गाना सर्च करके लगा दो, पढ़ाई लगा। दयनीय स्थिति के कारण
भारतीय कृषि अत्यंत कठोर जीवन जीते हैं। अधिकतर भारतीय कृषक निरंतर घटते भू क्षेत्र के कारण गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। दिन रात खेतों में परिश्रम करने के बाद भी उन्हें तन ढकने के लिए समुचित कपड़ा नसीब नहीं होता। जाड़ा हो या गर्मी, धूप हो या बरसात, उन्हें दिन रात बस खेतों से ही परिश्रम करना पड़ता। इसके बावजूद उन्होंने फसलों से उचित आय की प्राप्ति नहीं हो पाती। बड़े बड़े कृषकों से सस्ते मूल्य पर खरीदे गए खाद्यान्न, सब्जी एवं फलों को बाजारों में और किसानों की किस्मत को कोसता है। किसानों की ऐसी और दयनीय स्थिति का एक कारण यह भी है भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर और सामना करना पड़ता। समय पर सिंचाई नहीं होने के कारण भी अनुसार फसल की प्राप्ति नहीं हो पाती। स्थिति और सुधार के सरकारी प्रयास देश के विकास में कृषकों के योगदान को देखते हुए कृषकों और कृषि क्षेत्र के लिए कार्य योजना का सुझाव देते हुए डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया गया था। इसमें वर्ष 2003 में अपनी चौथी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कृषकों को लिए एक विस्तृत नीति के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया तथा यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कृषकों को विशेषतः वर्ष आधारित कृषि वालों क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य। राष्ट्रीय कृषि नीति सन 2007 की घोषणा लोड कर दी, डिलीट कर दी। रोजगार गारंटी योजना। कृषकों को वर्ष के लिए कई महीने खाली बैठना पड़ता है क्योंकि साल भर उनके पास काम नहीं होता। इसलिए ग्रामीण लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया। 2 अक्टूबर 2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया। यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार के एक वार्षिक संदेह को वर्ष में इस बात को सुनिश्चित किया गया कि इसके अंतर्गत 33 लाख महिलाओं को मिले। इस योजना से पहले भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए अंततः इस बचने के लिए रोजगार से इच्छुक व्यक्ति का रोजगार बनने का प्रावधान किया गया मिलती है, बल्कि ग्रामीणों का शहर की ओर पलायन भी कम हुआ। किसान क्रेडिट कार्ड। कृषकों को समय समय पर धन की आवश्यकता पड़ती है। साहूकार से लिए गए ऋण और अत्यधिक ब्याज देना कृषकों की इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें साहूकारों को शोषण बचने के लिए वर्ष 1998 किसानों को क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के फलस्वरूप कृषकों के लिए वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय बैंकों तथा सरकारी बैंकों से ऋण प्राप्त करना सरल हो गया है। उपचार। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए अर्थव्यवस्था सुधार एवं सफलता प्राप्त हो सकती आशा है। विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रयास एवं योजनाओं के कारण आने वाले वर्ष में कृषक
समृद्ध होकर भारतीय अर्थव्यवस्था की सही अर्थ में प्रगति की राह पर अक्सर रहेंगे। समाज से जेलों में प्रभावी कर दिया गया मनरेगा साथ इसका उद्देश्य पंचायत राज व्यवस्था को प्रभावी 81 की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका ग्रामीण 3 लाख 1.5 लाख महिला श्रमिकों दिया गया। इस मिशन सहायता से अब तक देश तक 1.5 लाख महिला किया जा चुका है। 3 लाख स्वसहायता समूह को मदद पहुंचाई गई और कुल 1300 भी अधिक ब्लॉकों को इस अंतर्गत लाया गया। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को कार्य रूप दिया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में खाद्य सुरक्षा प्रदान करना स्थायी आधार पर किया गया। सन 2004 संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। योजना 150 जिलों में खाद्य सुरक्षा व दैनिक मजदूरी, स्वरोजगार, ग्राम स्वरोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा में इस जीवन यापन करने वाले निर्धन लोगों को रोजगार प्रदान करने उद्देश्य से इस योजना को वर्ष 1999 में प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत गैर सरकारी संस्थाओं को वित्तीय सुविधा प्रदाता के रूप में सम्मिलित के अंतर्गत और गैर सरकारी संस्थाओं को सुविधा प्रदाता के रूप में सम्मिलित कर स्वयंसेवी सहायता समूह को विकास एवं पोषण पर ध्यान दिया है। इस योजना द्वारा सरकारी सब्सिडी एवं बैंक ऋण के माध्यम से ग्रामीण तक सहायता पहुंचाई जाती है। कुल परियोजना लागत की 30% दर से ही जाने वाली सब्सिडी की अधिकतम सीमा 75 तक निर्धारित की गई। निश्चय ही देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के तमाम साधन उपलब्ध हैं और केंद्र का राज्य को सरकार द्वारा समय समय पर चलाए गए अब कंप्लीट हो गया है ना, सिर्फ कुछ आधा घंटा पूरा है। बंद कर दो। काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय देखने से मन में अर्थात संदेह को जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। भारत मुनि के अनुसार विभव, अनुभव और वैचारिक भाव संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। स्थायी भाव रति प्रेम, श्रृंगार रस, स्त्री पुरुष का प्रेम, शौक, करुण रस, प्रिय के वियोग या हानि के कारण शौक भाव, निवृत्त शांत रस, संसार के प्रति उदासीन भाव, क्रोध रस, किसी कार्य की असफलता के कारण उत्पन्न भाव, उत्साह, वीर रस, दया, दान, वीरता आदि के संबंध में प्रसन्नता का भाव, हास्य रस, अंगों या वाणी के विकास से उत्पन्न उल्लास, हंसी, भयानक रस, भयानक जीव या वस्तु को देखकर मन में उत्पन्न डर, जुगुप्सा, घृणा, गलीन
विभत्सरस धीलोम पदार्थ से मन में गालीन उत्पन्न होना, दूसरे की जाने वाली निंदा, विस्मय, आश्चर्य, अद्भुत रस, आकर्षक वस्तु देखकर मन में उत्पन्न आश्चर्य का भाव, वत्सलता स्नेह, वात्सल्य रस, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम भाव, देव विषय रति राग, भक्ति रस, ईश्वर के प्रति मन में उत्पन्न प्रेम। रस के भेद। रस के मुख्यतः 11 भेद होते हैं। श्रृंगार, करुण, शांत, रौद्र, वीर, हास्य, भयानक, विभत्स, अद्भुत, वात्सल्य, भक्ति आदि। हास्य रस किसी पदार्थ या व्यक्ति की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर से हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास्य कहा जाता है। यही हास्य जब विभव, अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो उसे हास्य रस कहा जाता है। उदाहरण: गोपियाँ कृष्ण को बाला बना रस भावन के भवन चली मुस्काती, वहाँ उनको निज सजनी बता रही उसके गुणों को बतलाती। स्वागत में उठ राधा ने जो निज कंठ लगाया तो वे थी ठठठाती, होली है कह के भी सब भेद बताकर हंसाती। उपरोक्त उदाहरण में श्री कृष्ण का गोपी रूप धारण करना आलम्बन है तथा गोपियाँ आश्चर्य हैं। होली के त्यौहार का वातावरण उद्दीपन विभव, गोपियों को हंसना मुस्कुराना कृष्ण की चेष्टा अनुभव है तथा लज्जा, हर्ष, चपलता आदि संचारी भाव है। करुण रस जब प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए तब करुण रस जागृत होता है। इसमें विभव, अनुभव व संचारी भाव के मेल से शोक स्थायी भाव का जन्म होता है। उदाहरण: मेरे हृदय के हर्ष, हाँ अभिमन्यु अब तू है कहाँ। उपरोक्त उदाहरण में द्रौपदी अभिमन्यु की मृत्यु के दुख में डूबी हुई है। यहाँ द्रौपदी आश्चर्य है, अभिमन्यु का मृत शरीर आलम्बन है तथा शोकाकुल वातावरण उदादीपन है, रोना विलाप करना अनुभव है। द्रौपदी का अभिमन्यु को याद करना, बीच बीच में जड़ स्थिर हो जाना यति संचारी भाव है। इस प्रकार यही शोक स्थायी भाव के कारण करुण रस की उत्पत्ति हुई है। बहुकल्प रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? भारत मुनि। आचार्य भारत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? 8। काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद माने गए हैं? 6। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या है 9। संचारी भाव की संख्या है 33। भक्ति रस की स्थापना किसने की थी? रूप गोस्वामी ने। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस का नाम बताइए। जथा पंख बिनु खग अति दीन, जथा पंख बिनु खग अति दीन, माने बिनु फन करीबर करहीना, आश्मम जीव बंधु बिनु तो ही जो धई जियो माही। करुण रस का नाम बताइए। विंध्य के वासी उदासीन तपो व्रतधारी, महाबिनु नारी दुखैरे गोस्वामी तरी तुलसी सो कथा सुन से मुनि बंद सुख रहे है शीला, सब चंद्रमुखी पर से पंद मंजुल कंजती है, किन्हीं कली रघु
नायकजु करुणा करी कानन को पगु धरे। हास्य रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शौक। हास्य रस की स्थायी भाव क्या है? हास्य। नाना वाहन नाना वैसा बिहसे शिव समाज निज देखा। हास्य रस। शब्द एवं अर्थ। अलंकार। अलंकार दो शब्दों आलम तथा कार से मिलकर बना है। आलम का अर्थ भूषण या सजावट तथा कार का अर्थ करने वाला होता है। अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं वैसे ही अलंकार प्रयोग से काव्य में चमत्कार, सौंदर्य और आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। वस्तु भाषा को शब्द एवं शब्द के अर्थ से सुसज्जित एवं सुंदर बनाने और आनंद। वस्तु भाषा को छंद एवं शब्द के अर्थ से सुसज्जित एवं सुंदर बनाने और आनंद प्रदान करने वाली प्रक्रिया को अलंकार कहा जाता है। अलंकार काव्य भाषा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यह भाव की अभिव्यक्ति को अधिक प्रभाव बनाता है। अलंकार के भेद। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार। काव्य में शब्दों के उपयोग द्वारा जो चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है शब्द अलंकार होता है। अनुप्रास, यमक और श्लेष प्रमुख शब्द अलंकार है। अर्थालंकार ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को चमत्कार या अलंकृत करने वाला स्वरूप प्रदान करते हैं। अर्थ अलंकार कहलाते हैं। अर्थ अलंकार की निर्भरता शब्द पर न होकर शब्द के अर्थ पर होती। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतियोगिक, दृष्टांत, मानवीकरण इत्यादि प्रमुख अर्थ अलंकार। उभय अलंकार शब्द तथा अर्थ दोनों पर समान रूप से आश्रित रहने वाले। उभय अलंकार शब्द तथा अर्थ दोनों पर सामान्य रूप से आश्रित रहने वाले। उभय अलंकार शब्द तथा जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु के गुण धर्म आदि के आधार पर उसकी समानता की जाती है तब उपमा अलंकार होता है। अन्य शब्दों में जहाँ पर उपमेय और उपमान की किसी समान धर्म के आधार पर तुलना की जाए वह उपमा अलंकार होता है। उदाहरण: मुखमयन सम मंजू मनोहर। इस काव्य पंक्ति में मुख उपमेय और चंद्रमा उपमान के मनोहर समान धर्म है तथा समवाचक शब्द होने वाला उपमा अलंकार परिपुष्ट हो रहा है। प्रया नाभ था बहुत नीला शंख जैसे। इस काव्य पंक्ति में नभ की उपमान शंख से दी जा रही है। जहाँ शंख उपमान है नभा उपमेय है के अनुसार दिखाया जा रहा है तो रूपालंकार होता है। उदाहरण: चरण कमल बंदोहरी। इस पंक्तियों में यह उपमेय चरण उपमान कमल के आपार कर दिया है। दोनों ही अभिन्न हैं। दोनों एक ही उपभेद के कारण यह रूपालंकार होता है। उपेक्षा अलंकार। जब उपमान में विभिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभाव्यता व्यक्त की जाती है तब उपेक्षा अलंकार होता है जिसमें प्रया मानो जानो निश्चय जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण: सोहत
ओठ पीठ पट ओढ़े पीठ पेट सलोने जान गांठ चली मानो अगन टाठी जाती वार। इस काव्य के 15 चरणों में लाल होने का वर्णन बताते हुए कहा गया है कि मानो कठोर अगन में चलती हुई इसलिए पैर लाल हो रहे होंगे, अतः यह उपेक्षा अलंकार होता है। बहुविकल्पीय अलंकार का शब्दीय अर्थ आभूषण होता है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य मयन सम जो मनोहर पंक्ति कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। चली मानो अगन अठी तात रात पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? उपेक्षा अलंकार। उपमा अलंकार के कितने आवाहन या अंग होते हैं? 4। चरण कमल बंधु हरि निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? रूपालंकार। धीरे बोलो 20 मिनट। जब उपमा और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों एक ही अभिन्नता प्रकट किए जाते हैं, जहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपालंकार। जो वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ का चमत्कार या अलंकार करते हैं वे कहलाते हैं अर्थालंकार। पीपल पात शरीर मन डोला उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। मनु मानो जंतु जानो आदि वाक्य शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं? उपेक्षा अलंकार। यही कहीं बिखर गई वह महक विजय माला सी उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? उपेक्षा अलंकार। सोहत ओठ पीठ पट श्यामा सलोने गाथ मानो नील मणि शैल पर आपत परोस प्रकार उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार होता है। उपेक्षा। छंद बस कहाँ से पढ़ेंगे? यहाँ से शुरू करो। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि विषपात्र मित्र दवा के समान होता है। जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार विषपात्र मित्र हमारे जीवन में आकर हमारे बुरे संस्कार व दुर्गुण रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलवाता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें दोषों अवगुणों व बुराइयों से बचाएं और हमारे विचारों व संकल्पों का मजबूत बनाने में हमारी सहायता करें। हमारे हृदय में अच्छे विचारों को उत्पन्न करें तथा हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाते रहें। हमारे मन से सत्य, मर्यादा व पवित्रता के प्रति प्रेम विकसित करें। यदि हम किसी कारणवश या लोभवश किसी गलत मार्ग पर चल पड़े, तब वे हमारा मार्गदर्शन करके हमें गलत मार्ग पर चलने से बचाएं। यदि हम निराश व हताश हो जाएं, तो वह हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें। तात्पर्य यह है कि वे हमारे हर प्रकार से उत्तम जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। लेखक सच्चे मित्र के गुण बताते हुए कहता है कि सच्चा मित्र एक कौशल वैद्य के समान होता है। जिस प्रकार एक उत्तम वैद्य रोगी की नब्ज देखकर ही उसके रोग का पता लगा लेते हैं, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी हाव भाव व उसके लक्षणों को देखकर उसके भटकने से बचा लेता है। जिस प्रकार एक अच्छी माता पुत्र से बचाती है तथा कोमलता से उसे सजा बुझाकर सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, ठीक उसी प्रकार के लिए मित्र की खोज मनुष्य को करनी चाहिए, जिसमें एक अच्छे वैद्य की परख तथा अच्छी माँ जैसा धैर्य व कोमलता हो। तभी मानव का जीवन दिनों दिन उन्नति को प्राप्त करेगा। व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद करनी चाहिए कि वे उससे अच्छे विचार उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से बचाकर मानवीय गुण प्रगाढ़ करने तथा अच्छा मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। वे हमें उत्साहित भी करेंगे। एक सच्चा मित्र उससे कहा गया है जो उत्तम वैद्य के समान हमारे दुर्गुणों को पहचान कर हमें उनसे मुक्ति दिलाए, उसमें अच्छी माता जैसा धैर्य हो तथा जो किसी
किसी भी स्थिति में कोमलता न छोड़े। शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र बनाते समय हम इस बात का विचार नहीं करते हैं कि जिसे हम मित्र बना रहे हैं उसकी संगति में रहकर क्या हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। मतलब जैसे कि हम अपने मित्र को जब दोस्ती करते हैं ना, तो उसमें हम ये चीज़ नहीं पता करते हैं कि ये फ्रेंड्स हमारे लिए अच्छा है कि गलत है। सिर्फ हम अंधी मानकर फ्रेंड बना लेते हैं अपना, ठीक है ना, बना लेते हैं। उस व्यक्ति में वे सभी गुण विद्यमान हैं जिसकी हमें जीवन में लक्ष्य को पाने के लिए आवश्यकता है। यदि हमें जीवन में अच्छे मित्र मिल जाते हैं तो हमें ऐसा साधन मिल जाता है कि जो आत्म शिक्षा प्राप्त करने, जैसे कि आत्म शिक्षा जो प्राप्त करते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा हमारी क्या हो जाती है, मदद हो जाती है। जो आत्म शिक्षा प्राप्त करने से हमारा सहायता हो सकता है तथा हमें जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। एक प्राचीन विद्वान का भी यही मत है कि एक सच्चा व अच्छा विश्वास के योग्य मित्र बहुत भाग्य से ही प्राप्त होता है। वह समय हमारी रक्षा करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। जैसे जो अच्छा मित्र होता है ना, वो हमारा क्या है, मार्गदर्शन करेगा, अच्छी अच्छी बातें बताएगा। अगर हम कहीं गलत राह पे जा रहे हैं तो वो हमको बताएगा कि नहीं भाई ये गलत है, इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे करो, है ना। मतलब वो चीज़ें हमको पूरा बताता है, ठीक है ना। उसके बाद देख लो, वह हर समय हमारी रक्षा करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें हर बुराई से बचाता है। जिस व्यक्ति को ऐसा मित्र प्राप्त हो जाए उसे यह समझना चाहिए कि मानो उसे संसार का कोई बड़ा खजाना मिल गया है, ठीक है ना, अर्थात कोई बहुमूल्य निधि मिल गई है। अगर किसी को ऐसा मित्र मिल जाता है ना, तो उसे ये समझना चाहिए कि उसे कोई ना बहुत अच्छा मतलब मित्र मिल चुका है, ठीक है ना। उसे अब किसी चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आगे देख लो, बताओ यहाँ तक समझ में आ गया है ना। अब जैसे आपसे पूछ रहे कि सामान्य रूप से व्यक्ति का हंसमुख सा चेहरा उसका बातचीत करने का आकर्षक ढंग है। जैसे कि अभी कोई भी हंसमुख, कुछ लोग होते हैं ना कि हमेशा रोडले नहीं रहते हैं, वो हंसमुख लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब एकदम कुछ लोग एकदम भोंदू जैसे बने तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन वही हंसने वाला बच्चा हो तो वो थोड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा, क्या उसको कभी टोकने मन करता है जो कभी स्माइल ना करता हो, हमेशा ऐसे शांत रहता हो तो उसे कभी नहीं टोकते होगी। लेकिन जो तुमको टोकता हो, हंसता हो, तो उससे मन करेगा चलो एक बार टोक देता हूँ अपनी तरफ से, होता है कि नहीं। वही ये बोल रहे हैं कि सामान्य रूप से व्यक्ति किसी का हंसमुख सा चेहरा, उसकी बातचीत करने का आकर्षक ढंग, उसकी चतुराई और उसका साहस देखकर सोचते हैं कि यही व्यक्ति मित्र बनाने के योग्य है और वे उसे ही अपना मित्र बना लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे बोले कि ना कि आप कैसे मित्र को बनाओगे, तो आप देखो कि भैया ये हंस रहा है, सिर्फ मित्र बना ली। कोई चालाक है तो मित्र बना ली, ये नहीं, उसके अंदर गुण को देखो कि ये मेरे बनाने लायक का है या नहीं है, तब बनाओ मित्र को, ठीक है ना। उसके बाद देखो, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्र से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ और रोषों और त्रुटियों से हमें बचाए, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। भाई लर्न कर लो, पार्थ लर्न कर लो यार। अच्छा, अबे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? अच्छा ठीक करो, ठीक है ना। सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखते हैं तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें ये इम्पोर्टेंट है, हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें महत्वपूर्ण जीवन निर्वाह करने में हम हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उच्च से उच्च औषधि सी निपुण और परख होती है। अच्छे से अच्छा माता की सी धैर्य और कोमलता, अभी एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, है ना, कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। गद्यांश का शीर्षक वो तो मालूम ही है आपको, संदर्भ क्या होगा, है ना। उपरोक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के मित्रता चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है ना। अब आगे देख लो इस पर क्या बताया गया। इस पर यह बताया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं विश्वास पात्र मित्र दवा के समान होता है। जो विश्वास पात्र मित्र होता है ना वो दवा के समान होता है। जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे जीवन में आकर हमारे बुरे संस्कार व दुर्गुण रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलवाता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा करनी मतलब रखनी चाहिए कि वे हमारे गुण दोष बुराइयों को दूर करेंगे। हमें इस प्रकार की बुराइयों से बचाते रहें। हमारे मन में सत्य, मर्यादा व पवित्रता के प्रति प्रेम विकसित करें। यदि हम किसी कारणवश या लोभवश किसी गलत मार्ग पर चल पड़े तब वे हमारा मार्गदर्शन करके हमें गलत मार्ग पर चलने से बचाए। यदि हम निराश व हताश हो जाए तो वे हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें। तात्पर्य यह है कि वे हमें हर प्रकार से उत्तम जीवन जीने की ओर प्रेरित करें। मतलब यह है ना, जैसे कि तुम बह गई हो, जैसे कि कोई फ्रेंड्स जैसे कि तुम्हारा गलत लत लग गई है, समझ रहे हो कि नहीं, तो तुमको सही मार्ग में लेकर आए। और समझ जानते हो कुछ लोगों से सतर्क रहना, क्योंकि फ्रेंडशिप है तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि आपसे भाई आशा है शिवानी। अब देखो मैं ना शिवानी के लिए यार सिर्फ मेरी स्टूडेंट है, ना जाति ना बिरादरी ना कोई मोह ना माया। शिवानी तुमको मालूम है ना, उसके लिए मैं गया था अनु से बात करने के लिए। तो कभी भी कोई गलत दिखता है तो मैं उसको यार टोक देता हूँ। सतर्क हमेशा रहो, ठीक है। फिर आपका जीवन आपकी मर्जी, मेरा कुछ नहीं जाता, सही नहीं। पार्थ इस वीडियो को रोकना जैसे तो Gravitation. We know that the moon goes around the earth and the object when thrown upward reach a certain height and fell downward. It is said that the Newton was sitting under a tree and apple fell on him. एक बार की बात है जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उन पे एक एप्पल गिर गया। The fall of the apple made Newton start thinking. उस गिरते हुए एप्पल ने न्यूटन को एक नई सोचने की चीज़ दे दी। He thought that if the earth can attract an apple, उन्होंने सोचा कि अगर एक एप्पल को एक अर्थ अट्रैक्ट कर रही है तो वो मून को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर सकती। इज़ द फोर्स द सेम इज़ बोथ केसेस, क्या ये फोर्स दोनों केसेस में सेम रहेगा। इज़ कंजर्व दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल इन बोथ द केसेस, क्या एक ही फोर्स दोनों तरीके के केसेस में रिस्पॉन्सिबल होगा। ही आर्ग्यूड दैट at each point of this orbit the moon fall toward the earth instead of going off in the straight line, so it must be attracted by earth, but we do not really see the moon falling toward the earth। क्या जो अर्थ है वो इस फोर्स से मून को अपनी तरफ खींच सकती है, मतलब मून अपनी ऑर्बिट से हिलकर अर्थ पे गिर सकता है। और अगर ये नहीं गिर सकता तो इसमें कौन से और किस तरीके की फोर्स का हाथ है। Let us try to understand the motion of the moon by the recalling activity 8.1। अब हम मून के वो एक्टिविटी को देखेंगे एक्टिविटी 8.11 से। टेक अ पीस ऑफ थ्रेड, टाई अ स्मॉल स्टोन एट वन एंड, होल्ड अदर एंड ऑफ द थ्रेड एंड विल इट राउंड एज शोन इन फिगर 10.1। अब हम एक थ्रेड लेंगे जिसके एंड पे हम एक स्टोन टाई करेंगे और वो जो बाकी का दूसरा एंड होगा थ्रेड का उसको हम अपने हाथ में लेकर एक ही सेंटर से उसको गोल गोल घुमाएंगे। नोट द मोशन ऑफ द स्टोन, रिलीज द थ्रेड, अगेन नोट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द स्टोन। अब हम दोबारा से जो मोशन होगी और वो स्टोन की उसको हम मेज़र करेंगे और रिलीज़ कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे उस थ्रेड को, और उसके बाद उसकी डायरेक्शन और मोशन नोट कर लेंगे जो स्टोन की होगी। बिफोर द थ्रेड इज रिलीज द स्टोन मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद अ सर्टेन स्पीड एंड चेंज डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। जब तक हमने थ्रेड को रिलीज़ नहीं किया था तब तक वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा था और एक कांस्टेंट स्पीड में था, और वो हर एक पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन पे था। द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। जो कि चेंज था उसकी डायरेक्शन में, उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व थी।
The force that causes this acceleration that keep the body moving along the circular path is acting toward the center. This force is called the centripetal. ये जो फोर्स है इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, मीनिंग सेंटर सीकिंग. इन द एब्सेंस ऑफ दिस force, the stone flies off along a straight line. This straight line will be tangent to the circular path. The motion of the moon around the earth due to the centripetal path. जो कि मून का मोशन होता है अर्थ के अराउंड पे, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू होता है. द सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ. और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये मून को, अर्थ को उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मिलता है. If there were no such force, the moon would pursue a uniform straight line. It is seen that a falling apple is attracted toward the earth. Does the apple attract the earth? If so, we do not see the earth moving toward an apple. Why? अब हमने ये देखा जब एप्पल अर्थ की तरफ नीचे गिर रहा था, मतलब फॉल डाउन हो रहा था, तो हमने ये देखा कि जो अर्थ थी उसने एप्पल को अट्रैक्ट किया. तो हमें ये क्यों नहीं देखने को मिला कि जो एप्पल है वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे. क्यों? क्योंकि दोनों में एक ही तरीके का फोर्स लगा था, तब भी ऐसा क्यों हुआ. अब हम इसे पढ़ेंगे. अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एप्पल डज नॉट अट्रैक्ट द अर्थ. जो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने ये देखा कि जो एप्पल है वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता है. बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर अ गिवन फोर्स एक्सीलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब हमने ये देखा जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था उसमें हमें दिया था कि जो एक्सीलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ऑब्जेक्ट के मास से. द मास ऑफ एन एप्पल इज निग्लिजिबल स्मॉल कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अर्थ. अब हमने ये देखा जो कि मास था एप्पल का वो बिल्कुल निग्लिजिबल, मतलब बिल्कुल ना के बराबर था एज़ कम्पेयर टू द अर्थ के कंपैरिजन में. सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड द अर्थ. तो इसी वजह से हमने ये देखा कि जो एप्पल था वो अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था और ना ही हिला पा रहा था. एक्सटेंड द सेम आर्ग्यूमेंट सो फॉर वाई द अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड द अर्थ. इन आवर सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट्स go around the sun. By arguing the same way, we can see that there exists a force between the sun and the planet. अब हम ये देखेंगे जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड में घूम रहे हैं. और इसी बात पे हम और चर्चा करेंगे. तो इसमें हम देखेंगे कि जो सारे प्लैनेट्स हैं उनके और सन के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है. फ्रॉम अबव फैक्ट्स न्यूटन कंक्लूड दैट नॉट ओनली डज द अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल एंड द मून. अब हमने न्यूटन ने ये कंक्लूड किया कि जो अर्थ है वही केवल एप्पल और मून को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, बट जो ऑल ऑब्जेक्ट्स होते हैं यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल फोर्स. ये जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. Our next topic, universal law of gravitation. Every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance between them. हमने ये देखा इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि जो यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है. और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम. और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस से. द फोर्स इज अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट. और ये जो फोर्स होता है ये दो ऑब्जेक्ट के सेंटर्स को ज्वाइन करता है. लेट टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑफ मासेस m lies at a distance d from each other as shown in figure 10.2. Let the force of attraction between two objects be F according to the universal law of gravitation. The force between two objects is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ देयर मासेस. हमने ये देखा जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसमें जो कि फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस से. जो हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट ए एंड बी दिया है उसका जो मास है वो एक का कैपिटल एम दिया और एक का स्मॉल एम दिया, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस फोर्स से. And the force between two objects is inversely proportional to the square of their distance between them.
और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जो उनका जो स्क्वायर होगा डिस्टेंस का उनके बीच में, where g is the constant of the proportionality and called the universal gravitational constant। और हमने ये देखा है कैपिटल जी है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जो हमारा कैपिटल जी रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और इसे हमने नाम दिया है द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बाय मल्टीप्लाइंग क्रॉसवाइज, बिकॉज इसकी मल्टीप्लाइंग क्रॉसवाइज की वजह से इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम पढ़ेंगे जो क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमेना व्हिच वी आर बिलीव टू बी अनकनेक्टेड। द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, ऐसा फोर्स जो कि हमें अर्थ से बांध कर रखता है, मतलब अर्थ और हमें जोड़ के रखता है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। द फोर्स ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो मोशन होता है मून का अर्थ के अराउंड में, उसको एक कांस्टेंट वे में अप्लाई करना ताकि जो मून है वो अपनी जगह से हिले ना। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, और जो सन के अराउंड में जो प्लैनेट्स होते हैं उनको भी उनकी ऑर्बिट में कांस्टेंट रखना। द टाइड ड्यू टू द मून एंड द सन, और जो मून और सन की वजह से जो सुनामी आती हैं अर्थ पे, सुनामी और टाइड्स, वो वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट। हमने ये अभी तक ये पढ़ा कि जो अर्थ है वो अपनी तरफ ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, while falling there is no change in the direction of motion of the object, but due to the earth attraction there will be change in the magnitude of the velocity। हमने ये देखा जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से वेलोसिटी में तो चेंज आता ही है, उसके साथ साथ उसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज आता है। एनी चेंज इन द वेलोसिटी इन्वॉल्व एक्सीलरेशन, वेलोसिटी में जब कोई चेंज होता है तो हम उसे एक्सीलरेशन बोलते हैं। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ एन एक्सीलरेशन इज इन्वॉल्व, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा होता है तब उसमें एक्सीलरेशन इन्वॉल्व होता है। दिस एक्सीलरेशन ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये एक्सीलरेशन किसकी वजह से होता है? ये होता है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। देयरफॉर इज द एक्सीलरेशन इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसी एक्सीलरेशन को हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल जी, और इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। द यूनिट ऑफ स्मॉल जी इज सेम एज द एक्सीलरेशन दैट इज मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो यूनिट होती है वो एक्सीलरेशन की तरह सेम होती है जिसको हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे डिनोट करते हैं। वी नो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट फोर्स इज प्रोड्यूस्ड ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ये पढ़ा था पहले कि जो फोर्स होता है उससे मास और एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। लेट द मास ऑफ द स्टोन इज इन एक्टिविटी 10.2 pm। अब हम एक्टिविटी 10.4 देखेंगे जिसमें कि स्टोन का मास m स्मॉल m है। वी ऑलरेडी नो दैट देयर इज अ एक्सीलरेशन इन्वॉल्व इन द फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड इट इज डिनोटेड बाय g। अब हम इसमें ये भी देखेंगे जो कि एक्सीलरेशन होता है किसी ऑब्जेक्ट के फ्रीली फॉल टुवर्ड अर्थ के गिरने में, उसमें हम देखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको हमने इस एक्टिविटी में स्मॉल जी से डिनोट किया है। देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स F, और ये जो मैग्नीट्यूड है स्टोन का उसको हम F से डिनोट करेंगे, विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, और ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा मासेस के। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज, और ये जो एक्सीलरेशन होगा ये होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इसमें हम ये देखेंगे कि फोर्स का फॉर्मूला होता है F इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रॉम इक्वेशन 10.4 एंड 10.6 वी हैव mg इक्वल्स टू g m इंटू m अपॉन डी स्क्वायर। तो इसमें जो m और g वाला m होगा इसको अगर हम कट कर देंगे तो ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू है ये आ जाएगी g m अपॉन डी स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ द अर्थ एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ।
अब इसमें जो कि कैपिटल M होगा वो होगा अर्थ का मास, और जो D होगा वो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में। लेट एन ऑब्जेक्ट बी on or near the surface of the earth. The distance d is equation will be equal to the radius of the earth. Thus, for object on or near the surface of the earth, mg is equals to gm m into m upon r square. अब इसमें हम ये देखेंगे कि जो r हमने इसमें डिस्टेंस रखा था और इसमें हमने रेडियस रखा है, तो इसमें हम देखेंगे mg is equals to gm m into आर स्क्वायर। तो इसमें जो कि m होगा और इधर का जो स्मॉल m होगा इसको अगर हम कट कर देंगे तो इधर भी इसकी वैल्यू आ जाएगी g इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जो कि इसका रेडियस निकल आएगा का। द अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, और हम ये भी जानते हैं कि जो अर्थ है वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीज फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, और इसका जो रेडियस होता है वो अर्थ जो पोल्स होता है और इक्वेटर होता है उसमें इंक्रीज होता रहता है। The value of the g become the greater at the poles, और जो स्मॉल g की वैल्यू होगी वो पोल्स पे ग्रेटर हो जाएगी देन द इक्वेटर, इक्वेटर्स के ज़्यादा हो जाएगी, मतलब जब वो पोल पे रहेगी तब वो ज़्यादा हो जाएगी उसकी वैल्यू, और जब इक्वेटर्स पे रहेगी तब वो वैल्यू पोल से कम हो जाएगी। फॉर मोस्ट कैलकुलेशन वी हैव टेक g to more or less constant on near the earth, but for object far from the earth the acceleration due to gravity force of earth is given by equation. Our next topic is mass. We have learned in the previous chapter that the mass of an object is measured of its inertia. हमने पहले वाले चैप्टर में ये पढ़ा था कि मास जो होता है उसको हम किससे मेजर करते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं इनर्शिया के थ्रू। और इनर्शिया क्या होता है ये भी हमने उससे पहले फर्स्ट लॉ द न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने इसको पढ़ चुके हैं। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया। हमने ये भी पढ़ रखा है अगर किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज़्यादा है तो उसका मास ज़्यादा होगा, और अगर उसका मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। इट रिमेन द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ। और ये हम तब तक कह सकते हैं जब तक ऑब्जेक्ट अर्थ पे है, और अर्थ पे उसका मास सेम रहेगा। अगर उसका इनर्शिया सेम है, उसका इनर्शिया सेम है तो उसका मास सेम रहेगा। द मून और इवन इन आउटर स्पेस दस द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो कि मास होगा ऑब्जेक्ट का वो हर जगह कांस्टेंट रहेगा, आउटर स्पेस और हमारे अर्थ पर भी, क्योंकि जो मास होता है वो हर जगह कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है प्लेस टू प्लेस। वी नो दैट द अर्थ अब हम पढ़ेंगे वेट। वी नो दैट द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स। हम ये पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं कि जो अर्थ होती है वो हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है एक अलग अलग फोर्स के थ्रू। मतलब होता तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही, लेकिन उसके ऊपर अमाउंट ऑफ फोर्स इज डिफरेंट। दिस फोर्स डिपेंड ऑन द मास। और ये जो फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है कि जितना उसका मास होगा उतनी ज़्यादा फोर्स से अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। और द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, और इसमें कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इन्वॉल्व होती है, जो कि हमने अभी अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था, जो कि था फ्री फॉल। फ्री फॉल में हमने पढ़ा था कि ये कैसे इन्वॉल्व होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विच विथ ईच इट इज अट्रैक्ट टुवर्ड द अर्थ। और ये जो फोर्स, ये जो वेट होता है जो हमें ये बताता है कि कितने फोर्स से एक जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के ऊपर टिका हुआ है, मतलब अर्थ उसको खींच रही है। अभी जैसे कि अगर हम ज़मीन पे हैं और हम कितना ज़मीन पे फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स हमारा वेट होगा। और ये जो फोर्स होगा इसको हम निकालेंगे m इंटू ए, और ये F इक्वल्स टू mg से भी निकल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बायंसी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बायंसी। हैव यू एवर हैड अ स्विम इन अ पूल और फेल इन लाइटर? जी आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि कभी आपने स्विमिंग पूल में स्विम किया है और किसी भी लाइटर में गिरे हैं, मतलब वहाँ पे मतलब फील किया है अपने आप को हल्का, कि हम थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं जब हम वहाँ पे स्विम करते हैं पूल में।
Have you ever drawn water from the well and felt that the bucket of water is heavier when it is out of the water? और आपने कभी भी वेल या फिर कहीं से भी तालाब वगैरह से बाल्टी से पानी निकाला होगा या फिर मट्टी से पानी निकाला होगा, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम जो बाल्टी होती है वो पानी निकालने के लिए जब नदी में डालते हैं और जब पानी उसमें भर जाता है, जब वो थोड़े समय के लिए पानी में रहती है तब उसका जो वेट होता है, मतलब जो मास होता है, वो हमें थोड़ी देर के लिए कम लगने लगता है। क्यों? और जब हम उसे बाहर निकाल लेते हैं तब वो हैवी क्यों लगने लगता है? तो इस टॉपिक में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। Have you ever wondered why a ship made of iron and steel does not sink in sea water, but while the same amount of iron and steel form of ship would sink? These questions can be answered by taking buoyancy into consideration. Let us understand the meaning of the buoyancy by doing an activity. अब हम इसी टॉपिक को buoyancy को पढ़ेंगे इस एक्टिविटी के थ्रू। Take an empty plastic bottle, close the mouth of the bottle with a airtight stopper, but it in a bucket filled with water. You see that the bottle floats. Push up the bottle into the water. You feel upward push. Try to push it further down. You will find it is difficult to push deeper and deeper. This indicates that the water exerts a force and deeper force on the bottle in the upward direction. The upward force exerted by the bottle goes to increasing as the bottle is pushed deeper. It is still completed immersed. तो हम ये देखेंगे इस वाले एक्टिविटी में कि जब हमने एक आप एक बकेट लीजिए और उसमें जो बॉटल होगी या फिर जो आपका जग होता है उसको उल्टा करके उसमें पुश कीजिए नीचे की तरफ, तो आपको ऐसा लगेगा कि अंदर से कोई फोर्स आपको पुश कर रहा है। और जब आप उसको छोड़ देंगे तब उसमें आप ये देखेंगे जो भी एयर थी, वो जो प्रेजेंस ऑफ एयर था वो वाटर में मिक्स हो जाएगी या फिर बाहर की तरफ बबल्स निकल आएगी और उस टाइम उसका फोर्स डबल होगा। द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एक्ट ऑन द बॉटल डाउनवर्ड। यही था आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जो बायोन्सी ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, मतलब टेंडेंसी टू पुश अ ऑब्जेक्ट बाय द लोअर साइड टू द अपर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी। एज यू नो द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम। अब हम ये देखेंगे जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस होती है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, जो मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक मास होता है जो यूनिट वॉल्यूम का होता है। द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो यूनिट होती है डेंसिटी की वो होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस रिमेन द सेम। और ये जो डेंसिटी होती है वो हर एक ऑब्जेक्ट की अलग अलग होती है, अलग अलग कंडीशन में। देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। और ये जो डेंसिटी होती है ये एक और चीज़ पर डिपेंड होती है, वो डिपेंड होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टीज पे। इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19,300 किलोग्राम मीटर क्यूब। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो गोल्ड की डेंसिटी होती है वो होती है 19,300 किलोग्राम मीटर क्यूब, वाइल दैट ऑफ वाटर इज 1000 kg मीटर क्यूब। और वहीं पर जो वाटर की डेंसिटी होती है वो होती है 1000 kg मीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस कैन हेल्प अस टू डिटरमाइन इट्स प्योरिटी। तो जो डेंसिटी होती है उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्योरिटी कितनी है। इट इज़ ऑफ्टन कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज कंपैरिजन विद दैट ऑफ वाटर। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। और जो कि रिलेटिविटी ऑफ डेंसिटी होगी वो सब्सटेंस के रेशियो की डेंसिटी के बराबर होगी। रिलेटिव डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। Since the relative density is the ratio of similar quantities, it has no unit. और अब हमें पूरे टॉपिक से ये पता चल गया जो रिलेटिव ऑफ डेंसिटी है वो दूसरे ऑब्जेक्ट की सिमिलर रेशियो के बराबर है।
शुक्ल जी के अनुसार सच्चा मित्र वह नहीं हो सकता जिसके गुणों व कार्य की हम प्रशंसा तो करते हैं लेकिन अपने मन से उसे प्रेम नहीं करते। सच्चे मित्र को हृदय से प्रेम करना आवश्यक हो जाता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हम अपने छोटे मोटे काम तो निकलवाते रहते हैं किंतु हृदय में कहीं उसके लिए घृणा का भाव समाया हो तो उसे हम अपना मित्र कह सकते हैं। उसे तो हमने केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मित्र बनाया था, वह हमारा सच्चा शुभ चिंतक नहीं हो सकता। शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र के प्रेरित हमारे हृदय में सच्चा व निकटपट प्रेम होना चाहिए तथा मित्र भी हमारा सच्चा मार्गदर्शक होना चाहिए जिस पर हम पूर्ण रूप से विश्वास कर सके। दोनों मित्रों में परस्पर सहानुभूति तथा भाई के समान स्वार्थ प्रेम हो, एक दूसरे की बात को सहन करने के लिए की शक्ति हो। मित्रता में दोनों मित्रों में ऐसा गुण होना चाहिए कि वे एक दूसरे के लाभ हानि को अपना ही लाभ हानि समझे और एक दूसरे के लिए सुख दुख को अपना ही सुख दुख मानकर उसकी सहायता को संदेह तात्पर रहें। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक सा कार्य करते हों। समान रुचि को इस प्रकार प्रकृतित और समान आचरण भी सच्ची मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है। भिन्न भिन्न प्रकृति व आचार वाले व्यक्ति भी आपस में मित्र हो सकते हैं। पूरी रात का पानी भरा तो वहां तक आया क्या है वही लेक अच्छा ये नहीं हो चुके नहीं और दूसरा प्रस्तुत गंधांश के रेखांकित अंश के अनुसार कवि यह बताना चाहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक सा कार्य करते हों या समान रुचि के लिए उनकी प्रवर्तित व आचरण समान हो। भिन्न भिन्न प्रवर्तित व स्वभाव वाले व्यक्ति भी आपस में मित्र हो सकते हैं। उसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें आपस में सहानुभूति की भावना अवश्य होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो भिन्न भिन्न प्रवर्तित व आचरण वाले व्यक्ति भी सच्चे मित्र सिद्ध हो सकते हैं। अकबर धैर्यशील, चिंताशील और नीति निगूढ़ व्यक्ति थे, जबकि बीरबल प्रसन्नचित्त और चंचल स्वभाव के थे। दोनों के गुण की यह भिन्नता उनकी अपार मित्र का आधार बनी थी। शुक्ल जी कहते हैं कि सहायता करना, उत्साहित करना व शुक्ल जी कहते हैं कि सहायता करना, उत्साहित करना व मनोबल बढ़ाने का कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं भी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला परिश्रमी तथा सत्य संकल्पों वाला हो। अतः मित्र बनाते समय हमें ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो हम से भी अधिक साहसी, परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला हो व उच्च आत्मा बल वाला हो। यदि सौभाग्य से ऐसा मित्र मिल जाता है तो फिर हमें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे वानर राजा सुग्रीव ने श्री राम की आत्मा शक्ति, ओज व बल का विश्वास हो जाने पर ही उनका आश्रय ग्रहण किया और फिर भी कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। श्री राम की शक्ति के बल पर ही वह अपनी पत्नी व अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर सके। श्री राम जैसे मित्र पाकर तो शीघ्र भी धन्य हो गया था। मित्र का चयन करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मित्र ऐसा हो जिसकी समाज में प्रतिष्ठा व सम्मान हो, जो निश्चल व निष्कपट हृदय का हो, स्वभाव से मृदुल और परिश्रमी हो, भय आचरण वाला हो, सत्यनिष्ठ हो, अर्थात सत्य का आचरण करने वाला। ऐसा व्यक्ति पर हम यह विश्वास कर सकते हैं कि हमें उससे किसी प्रकार का धोखा नहीं मिलेगा। सच्चे
मित्र का कर्तव्य है कि वह अपने मित्र को निम्नलिखित गुणों से अवगत कराए: शिष्टाचार करने की सीख दे, सत्यनिष्ठ बनने की प्रेरणा दे, आलस्य छोड़ उद्यमी बनने में सहयोग दे, बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग पर ले जाए। शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसे हृदयहीन लोग प्रकृति के सौंदर्य का भी आनंद नहीं ले सकते, जिनको बाग बगीचों में खिले सुंदर फूलों का सौंदर्य व कल कल ध्वनि से बहने वाला झरनों व नदियों की मधुर ध्वनि भी अपनी ओर आकर्षित नहीं करती, जो सागर में उठने वाली अनंत तरंगों के रहस्यों से भी अनजान है, जो लोग परिश्रम करने में भी प्रसन्नता का अनुभव नहीं करते, जिनको हृदय में प्रेम की भावना नहीं है तथा जिनके मन में सुख, सहयोग तथा स्नेह से प्राप्त होने वाली शांति का सर्वदा अभाव रहता है, ऐसे लोग मित्र करने से योग्य नहीं होते। जो लोग केवल विश्वोपनाश में फंसे हों तथा इंद्रिय सुख को ही सर्वोपरि मानकर उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, जिनका हृदय गंदे व घृणित विचारों से सूर्योदय कहाँ चले गए, कहाँ है बताओ, भूल गया। सूर्योदय जब तक आपके हर वीडियो तो सही जाएगा। वीडियो खराब हुई थी 4000 घंटे अगर आपको खरीदना है तो दिन वो लोग पहुंचे हैं। चलो लाएगा उतने पैसे तो चलते हैं। आचरण के कारण विनाश की ओर ही अग्रसर होते हैं तथा अवनति व अज्ञान के दलदल फंसकर नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी को उन पर दया आती है। ऐसे विनाश व पतन की ओर जाने वाले लोगों के साथ कमी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे अपने गंदे विचारों से दूसरों को केवल मार्ग से भटका ही सकते हैं। ऐसे भ्रष्ट आचरण वाले व्यक्ति का साथ नहीं करना चाहिए। लेखक ऐसे व्यक्ति पर ही तरस खाने की बात कह रहा है, जो केवल विषय वासनाओं में फंसे हैं तथा इंद्रिय सुख को ही सर्वोपरि मानकर उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, जिनका हृदय गंदे व घृणित विचारों से संदेह युक्त रहता है। ऐसे लोग अपने बुरे विचारों व आचरण के कारण विनाश की ओर अग्रसर होते हैं तथा अवनति व अज्ञान के दलदल फंसकर नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी को उन पर दया तरस आती है। आपने जब शुरू किया था 12 बजे जुड़ी है 10 एक साथ